आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको हम ये मानकर चल रहे हैं, एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में नहीं जान रहे हैं, अभी आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सीखना चाह रहे हैं और इनकी जानकारी नहीं है, तो आपको ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो ये वीडियो है ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये पीवी और एफवी के बारे में और एनपीवी के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप पहले प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में जो वीडियो हमने बना कर रखा है उसको आप देखें, फिर वहाँ से वो वीडियो के बाद नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जो वीडियो है उसको देख करके फिर तब ये वीडियो देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छे से आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is the discount rate where net present value becomes equal to 0, which means present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow। यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट एक इस तरह का डिस्काउंट रेट होता है जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 0 के इक्विवेलेंट हो जाए, और इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी एनपीवी जो है वो अगर 0 हो जाए तो हम इसे आर का नाम देंगे, और यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाता है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम ये भी जानेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम इसको पहले केसी से डिनोट कर सकते हैं। केसी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और इक्विवेलेंट है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा।
और अगर IRR लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर इक्वल भी हमने दिया हुआ है, तो इक्वल का यहाँ पर ये मतलब हुआ, अगर सिर्फ इक्वल के बारे में बात करें तो इक्वल का मतलब कि मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट जैसा आप चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम आपको बताएं कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी इंक्लूडिंग है कॉन्सेप्ट में, किस तरह से उसको भी समझा जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा वो भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, इन्हें एक प्रोजेक्ट लगाना है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाना है, प्रोजेक्ट का नाम ए है। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर भी बातचीत हो रही है, 1 लाख रुपए आएंगे, कॉस्ट इसके इन्वेस्ट करने हैं 1 लाख रुपीज। तो इनके पास 1 लाख है नहीं, तो ये रेज करेंगे। कहाँ से रेज करेंगे, इनको कौन पैसा दे सकता है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स का यूज करेंगे। ये एक्सटर्नल सोर्स जो इनका है, एक्सटर्नल सोर्स से ये पैसा जो है, मनी जो है, रेज करेंगे। इनका एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है, जैसे कि शेयर होल्डर से चला जाएंगे लेने, डिबेंचर होल्डर से, बैंक से लोन, ETC। यहाँ से ये क्या लेकर आएंगे, यहाँ से ये लेकर के आएंगे ये 1 लाख, ये 1 लाख लेकर के आएंगे। तो यही होता है कैपिटल। ये जो है इसी को हम बोलेंगे कैपिटल। अब जब ये 1 लाख आ गया यहाँ पर, तो इसको ये कंपनी के पास पैसा जब आ गया तो ये प्रोजेक्ट में यहाँ पर लगा देगा, ये प्रोजेक्ट में यहाँ पर लगा देगा, यहाँ पर 1 लाख। ये माइनस में इसलिए है कि आउटफ्लो हो रहा है, ये कैश जो है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए ये माइनस में है। अच्छा, कैपिटल तो समझ में आ गया, ये कैपिटल। अब इसके साथ ये भी जुटा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जब इनसे ये मनी रेज करेंगे तो इस पर ये जो कंपनी जो है ये इनको इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट देगा इनको। मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो है इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल
ये हुआ, और इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 10% वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्यों लगाएंगे? अगर यहाँ से इन्हें कम से कम एट लीस्ट 10% का रिटर्न मिल रहा हो, यह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है कम से कम 10%, यह है ना, मैं एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, 10% पे इन्होंने मनी रेज किया, और अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% हो जाएगा तो सोचेंगे प्रोजेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, करेंगे तो भी लॉस नहीं है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और अगर 10% से ज़्यादा आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 11% आता है तो कर लेंगे। सपोज 9% आ गया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो लॉस होगा, क्योंकि अभी इन लोगों को 10%, इन लोगों को 10% इंटरेस्ट पेड करना है, और रिसीव कहाँ कितना परसेंट हो रहा है? 9%, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मालूम चल गया, इसके बारे में जान गए हम, इसके बारे में जान गए हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जान गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जान गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमने पता कर लिया। प्रोजेक्ट को हम कब एक्सेप्ट करेंगे और कब रिजेक्ट करेंगे ये भी हमें जानकारी मिल गई, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आ जाए तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से एज पर चॉइस कुछ भी कर सकते हैं, ये भी हमें जानकारी मिल गई। छूट क्या गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, हालांकि इनको इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, तो फिर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जा करके हमारा पिछला जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, उसको देख करके फिर ये वीडियो को देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम रिकॉल कर देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में थोड़ी सी। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, इसमें मान लेते हैं कि इन्वेस्ट किया इन्होंने, तो इन्वेस्ट करेगा तो ये ईयर है, ईयर है, ये 0 ईयर है, फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, थर्ड ईयर ये है, फोर्थ ईयर ये है, और फिफ्थ ईयर ये है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। तो जब ये कंपनी जो है प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है तो इसको वहाँ से रिटर्न भी मिलेगा। तो रिटर्न मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में इसको 20,000 मिला, सेकेंड ईयर के लास्ट में 30,000 मिला, थर्ड ईयर के लास्ट में 40,000 मिला, और फोर्थ ईयर के लास्ट में भी 40,000 मिला, और फिफ्थ ईयर के लास्ट में 30,000 मिला। टोटल प्रोजेक्ट का जो ईयर था 5 ईयर का प्रोजेक्ट था, ये 5 साल का ये प्रोजेक्ट था। इसमें फर्स्ट ईयर के लास्ट में 20,000, सेकेंड ईयर का लास्ट में 30,000, और थर्ड ईयर का लास्ट में 40,000, और फोर्थ ईयर का लास्ट में भी 40,000, और फिफ्थ ईयर के लास्ट में 30,000 यहाँ से कैश जो है इनफ्लो हुआ। ये कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। तो ये जो 1 साल के बाद 20,000 कैश इनफ्लो हो रहा है, फिर ये 2 साल के बाद 30,000, फिर 4 साल के बाद 3 साल के बाद 40,000, फिर 4 साल के बाद 40,000, फिर 5 साल के बाद 30,000। तो इनका हम प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू इनका क्या है वो हम लेकर आते हैं।
वो प्रेजेंट वैल्यू लेकर आते हैं इसका, और इस प्रेजेंट वैल्यू को लेकर के जब हम आते हैं तो ये कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि इसका कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है। जब इसको हम कैलकुलेट करके लेकर आएंगे जब हम इसको हम कैलकुलेट कर करके लेकर आएंगे इसकी जो है आज के डेट में अभी ये यहाँ पर हम इसका हम वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो भी आए, और ये फिर आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये वाला जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये है। ये इन दोनों के इक्विवेलेंट होना चाहिए, या अगर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पर एनपीवी का मतलब ये भी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो ये 0 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और नेट प्रेजेंट वैल्यू को थोड़ा सा रिकॉल हमने कर दिया, तो आपके माइंड में ये चीज़ आ गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है और एनपीवी क्या होता है। तो एनपीवी जो है 0 आना चाहिए। हमारा जो यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट करने पर जो हमें यहाँ से रिटर्न मिला था, उस रिटर्न का टोटल जो रिटर्न और कैश आउटफ्लो जो है और कैश इनफ्लो है, इसका जो रिटर्न का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, IRR इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया? हाँ, हो गया। तभी होगा जब वो 0 आए। IRR जिस परसेंट के रेट पर आ जाए, अगर उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0, तो IRR हो गया। और नहीं आए तो फिर IRR को हम उस परसेंट पर लेकर के आते हैं, डिस्काउंटिंग रेट पर लेकर आते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को इक्वल करने के लिए, यानी कि एनपीवी 0 करने के लिए, अगर ये इक्वल है तो इसमें से इसको लेस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। एनपीवी 0 करने के लिए हम हिट एंड ट्राई मेथड का यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? ये होता है, हमें ये तो मालूम नहीं है किस परसेंटेज पर ये 0 होगा। हो सकता है कि अगर हम इसका लेकर के आएँ तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 0 ना आए, ज़्यादा आए। तो 0 लाने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम खुद से गेस करके एक ऐसे परसेंटेज पर हम अपने आप को गेस कर लेते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर है 10%। तो जरूर से ये इसमें यह बात सम्मिलित होगा कि इसका जो रिटर्न है वो 10% से मैक्सिमम ही होगा। तो हम गेस करके एक ऐसे परसेंटेज पर हम डिस्काउंटिंग रेट करके इसका हम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को नीचे लेकर के आते हैं, यानी इसका इंटरेस्ट को हम हटा देते हैं। तो हम परसेंटेज जो है गेस कर लेते हैं कि 10% से ज़्यादा या 12%, 15%, जो भी आपके ऊपर मर्जी के ऊपर है, जो भी आप ले सकते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए। इसमें ये परसेंटेज इंक्लूड है,
ये जो है कंपाउंडिंग हुआ है परसेंटेज का, तो डिस्काउंटिंग करेंगे परसेंटेज का, प्रेजेंट वैल्यू में आने के लिए डिस्काउंटिंग करेंगे। तो अच्छा, हिट एंड ट्रायल का अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो हिट एंड ट्रायल का मतलब, जैसे यहाँ हिट का मतलब कॉन्सिट्रेट करना या कैच करना, टारगेट करना, हिट का मतलब। और ट्रायल का मतलब कि अगर ये हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से दोबारा किसी और को हिट करना, किसी और को टारगेट करना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का आपको ये समझ में आ गया कि हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होगा। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ट्रेन पकड़ने जाना है, ए एक्सप्रेस, बी एक्सप्रेस, सी एक्सप्रेस, डी एक्सप्रेस, इतने नाम के ट्रेन हैं, ई एक्सप्रेस, 5 ट्रेन हैं। मुझे ये पकड़ना है। अगर सबसे पहले ये ट्रेन चलेगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मैंने जनरल टिकट लिया। जनरल टिकट है तो हम किसी में भी जा सकते हैं, सारे में जनरल टिकट अलाउ है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं प्लेटफार्म पर गया तो ये ट्रेन छूट गया, ये ट्रेन छूट गया, इसमें भीड़ भी कम थी, छूट गया। तो ये छूट गया तो हम दूसरे ट्रेन को ट्राई करेंगे। इसको हम हिट नहीं किए, हिट करने से चूक गए, हिट किए लेकिन ये हमारे काम का नहीं निकला, छूट गया। तो दूसरे ट्रेन को हम ट्राई करेंगे। दूसरा ट्रेन आया था, इसमें बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ बहुत ज़्यादा था, सामने था, भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो पता चला कि सी जो ट्रेन है, सी एक्सप्रेस, ये थोड़ी देर बाद इसके बाद खुलने वाली है, इसमें भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। तो हमने क्या किया, हम इसको चला जाएंगे लेकर के। तो हिट का मतलब अगर हमारे लिए वो फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे को हम ट्रायल करेंगे। तो इसी तरह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो लाना पड़ता है, और जीरो लाने के लिए हम डिस्काउंटिंग रेट को हम हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, किस डिस्काउंटिंग रेट पर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगा। तो हमें डिस्काउंटिंग रेट तो मालूम नहीं, डिस्काउंटिंग रेट का तो परसेंटेज हमें मालूम नहीं है कि किस डिस्काउंटिंग रेट पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जीरो आएगा। तो हम एक एक गेस करके चलते हैं कि हाँ, इस परसेंटेज को लेकर चलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर इसका करेंगे, हम डिस्काउंटिंग रेट लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि जीरो आए या जीरो लाने में हमारा हेल्प करे। तो इसमें होता क्या है कि हमें इस तरह का गेस करना पड़ता है कि एक बार जो हम ऐसा डिस्काउंटिंग रेट को लेते हैं कि हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ग्रेटर दैन जीरो आए, और एक बार जो है लेस दैन जीरो आए, यानी कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये जीरो है। एक बार पॉजिटिव आए और एक बार नेगेटिव आए। तो हम इन दोनों को हिट करके हम इंटरपोलेट मेथड से NPV इक्वल टू जीरो पता लगा लेंगे कि किस डिस्काउंटिंग रेट पर ये जीरो होगा। ओके, ये सारे इन्फॉर्मेशन को, ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन था, कैश इन्वेस्ट 1 लाख और अर्निंग जो हुआ था 20,000, 30,000, 40,000, 40,000, 30,000 ईयर वाइज, इसको हमने यहाँ पर कॉलम वाइज कर लिया। अब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे।
तो हम ये गेस करके चलते हैं कि 15% पर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या दिखाता है 50% पर। या आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 15, 16, 18, 19, कुछ भी। बस हमने 15% लिया। तो सबसे पहले 15% के लिए यहाँ पर ये डिस्काउंट जो रेट है ये 1 हो जाएगा ये, और इसका जो हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू 8696। 0 0 0 0 0 कितना है 8696 इक्वल टू 7561 6575 6575 5718 सारे पॉइंट में हैं। 4972 अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका तो वही आएगा, इसका देखते हैं 20,000 का इंटू 0.8696 इक्वल टू 17392 इसका है 0.7561 इंटू 30,000 इक्वल टू 22683 40,000 इंटू 0.6575 इक्वल टू 26300 40,000 इंटू 0.5718 इक्वल टू 22872 30,000 इंटू 0.4972 इक्वल टू 14916 अब इनका हम टोटलिंग कर लेंगे। 17392 प्लस 22683 प्लस 26300 प्लस 22872 प्लस 14916 प्लस माइनस 1000000 इक्वल टू 4163 प्लस में आया ये 4163। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा जो है एट द रेट ऑफ 15% डिस्काउंटिंग रेट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आना चाहिए IRR के लिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगा तभी वो परसेंटेज ये होता, तो 0 तो आया नहीं, तो फिर हम गेस करेंगे। तो इस बार 0 लाने के लिए जैसे सपोज करते हैं कि इसको लेकर चलिए, ये 0 यहाँ पर है, ये NPV है 0। हमारा वैल्यू कहाँ आया है 4163, 1 2 3 4 और 4 से भी ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा वैल्यू है। तो हम 0 आने के लिए हम यहाँ भी नहीं आ सकते हैं, इसके
यहाँ से हम जब 0 से इधर क्रॉस करेंगे, इसके मिड में 0 पड़ेगा, तो हम यहाँ के लिए 15% है डिस्काउंटिंग रेट। तो डिस्काउंटिंग रेट को और हम ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट का चार्ज और ज़्यादा लगा कर कम कर देंगे, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाएगा। और वैसे भी जब हम 15% को ये डिनोमिनेटर में हम कर रहे हैं 15% को, तो हमारा वैल्यू ये आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में हम अगर 15% के लिए 1.15 आ रहा है, अगर हम डिनोमिनेटर को हम बढ़ाएंगे, सपोज करेंगे कि इसको हम 20 करेंगे, तो हमारा ये 1.2 आएगा। तो ये अगर ज़्यादा आएगा तो हमारा ये ज़्यादा आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगा, और कम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा और कम आएगा। और वैसे भी डिस्काउंटिंग रेट को हमें कम करना पड़ेगा, तभी हम नेगेटिव करेगा। हमें नेगेटिव जाने के लिए, तो हम नेगेटिव जाने के लिए हम अपने आप से कुछ एक ऐसा फिर से एज्यूम करके हम ले लेते हैं परसेंटेज डिस्काउंटिंग रेट का, कि वो इतना कम ले लें कि अब की बार श्योर नेगेटिव आ जाए। तो हम इसको चलिए 20 ले लेते हैं, 22, 18%, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने गेस किया कि 20% अगर ले तो हम ये नेगेटिव वैलेंस हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ सकता है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू अब की बार डिस्काउंटिंग रेट जो है, डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 20% पर हम हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि मेरा नेगेटिव एनपीवी आ रहा है कि नहीं। ये एनपीवी हमारा अब की बार नेगेटिव आना चाहिए 20% पर। तो ये 1 ही हो जाता है, ये 1 होता है, 1 होता है, और ये 20% है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल टू 0.833। ये 0 0 0 0 0 833 6944 6944 5787 5787 4822 4822 4018 4019 401 और ये 9 हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 20% के रेट पर पता लगा लेते हैं। तो इसका -1 लाख ही होगा, इसका हो जाएगा 20,000 इंटू 0.8333 इक्वल टू 16,666 इसका 30,000 इंटू 0.6944 इक्वल टू 20832 ये 40,000 इंटू 0.5787 इक्वल टू 23148 40,000 इंटू 0.4822 इक्वल टू 19288 19288 30,000 इंटू 0.4019 इक्वल टू 12057 12057। अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं। 16 6 प्लस 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 12057 91991 और माइनस में 8009 माइनस 8009। 20% पर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है नेगेटिव आया।
20% पर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आया। अगर 20% पर ये पॉजिटिव आता तो फिर से हमें एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड उस डिस्काउंटिंग रेट को गेस करके करना था कि हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो हम इस से बचने के लिए हम ऐसा खुद से टारगेट ही कर लेते हैं, खुद से गेस ही कर लेते हैं कि हम एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट ले लें कि एज्यूम करके कि वो श्योर एक बार पॉजिटिव आए और दूसरी बार वो नेगेटिव आए। तो यानी कि हमारा जो 8009 है ये यहाँ पर करीब करीब पड़ेगा। अगर इसकी हम बात करें तो 1 2 3 4 ये यहाँ पर पड़ेगा, ये 8 नेगेटिव। तो यहाँ पर 15% पर आ रहा है वैल्यू और यहाँ पर आ रहा है 20% पर। इसको हम एक दूसरे पन्ना पर आते हैं, ये अब यहाँ पर जगह नहीं है। ये देखिए, ये ओरिजिन है 0 पॉइंट, ये जब हमने डिस्काउंटिंग रेट 15% लिया, 15% डिस्काउंटिंग रेट लिया तो हमारा वैल्यू आया 4163 पॉजिटिव में। ये 4163 यहाँ पर आएगा, ये $4163 नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब डिस्काउंटिंग रेट हमने डिस्काउंटिंग रेट 15% हमने लिया तो, और जब डिस्काउंटिंग रेट हमने 20% किया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू 8009 आया। ये यहाँ पर आया, ये माइनस में 8009। ये कितने रेट पर आया है? डिस्काउंटिंग रेट 20%, यानी कि एनपीवी 0 किस रेट पर होगा? ये इधर से कितना परसेंट इंक्रीज होगा? ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है 15 16 17 18 19 20, ये इंक्रीज हो रहा है 16 17 18 19 20% पर आ रहा है माइनस एनपीवी। तो ऐसा कौन सा परसेंटेज है, ये यहाँ पर कौन सा परसेंटेज है कि यहाँ पर एनपीवी जो है 0 आ जाए? तो ये इंटरपोलेट मेथड से हम इसको लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? हमने पिछली वीडियो में दिखाया था एक बार आपको कि राम का नाम राजू, राम का नाम राजू, ये स्टूडेंट है एक, इसका नाम राजू है घर पे और स्कूल में इसका नाम राम है। अब यही राम अब बड़ा हो गया है, कॉलेज में आ गया है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में। अब इसको लोग राम भी नहीं, रैपिड एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर का एक डिवाइस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो भी होता है RAM, रैम कह के पुकारते हैं। ये वही है राजू, राम। अब कॉलेज में इसके दोस्त जो हैं कंप्यूटर साइंस
ये ले रखा है, इसको RAM रैम कह करके पुकारते हैं, ना कि राम। तो ठीक उसी तरह ये कहने का है इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड से ये सॉल्व करेंगे, ये नाम का है। देखा जाए तो ये इसका नाम रैम ना हो करके मान लेते हैं ये राजू ही है, राजू ही है, राजू, राम भी नहीं, इसका नाम राम भी नहीं, रैम भी नहीं, राजू। यार राजू मतलब यूनिटरी मेथड। क्लास 5, 6, 7, 5 में या 6 में यूनिटरी मेथड पढ़ा जाता है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड पर फिट कर देंगे तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। और उसी यूनिटरी मेथड को ही हम लोग यहाँ पर नाम एडवांस दे देते हैं, जिसे RAM रैम, इंटरपोलेशन मेथड। तो इंटरपोलेशन मेथड या यूनिटरी मेथड, अगर हम यूनिटरी मेथड को लेकर चले तो इन दोनों का गैप कितना हुआ? इन दोनों का गैप कितना हुआ? 5%। गैप मतलब ये 15 माइनस ये 20 इक्वल टू 5%। उसी तरह इन दोनों का गैप कितना हुआ? इन दोनों का गैप हुआ 4163 माइनस 8। गैप हुआ इनका 4163 प्लस 8009 इक्वल टू 12172। 12172 गैप हुआ। अब अगर हम यूनिटरी मेथड देखें यहाँ पर तो हमें ये दिखता है कि ये डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है 12,172। इस डिफरेंस पर इतना परसेंट है, 5% है। तो ये डिफरेंस, हमें ये डिफरेंस चाहिए 0 लाने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस इतना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस का परसेंटेज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस का परसेंटेज जो है, गैप का परसेंटेज 5% है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप का परसेंटेज कितना होगा ये पता चल जाएगा। तो हम क्लास 5 वाला यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, यानी राजू। $12,172 पर डिफरेंस जो है 5% का गैप है, ये 5%। एज सो 1 पर डिफरेंस डिवाइडेड बाई 12172, इसलिए इतना के डिफरेंस पर 4163 के डिफरेंस पर ये 5,12172 इंटू 4163 परसेंटेज लिख सकते हैं 1.71 और ये परसेंटेज। तो इतना के गैप पर परसेंटेज जो है 1.71 का डिफरेंस आया। तो 4163 तो चाहिए ही चाहिए, इसका परसेंटेज 15, ये 15 और प्लस ये भी चाहिए 1 पॉइंट, यानी 16.5
71%। ये हो गया राजू। अब अगर हम राम कह कर चले तो राम, ये स्कूल वाला, कंप्यूटर साइंस वाला रैम नहीं, तो क्या होगा? राम स्कूल का नाम वाला। अभी कंप्यूटर साइंस वाला RAM रैम बाकी हैं, वो इंटरपोलेट मेथड में आएंगे। ये स्कूल वाले राम। तो IRR निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला होता है लोअर डिस्काउंट रेट प्लस present value of cash inflow lower rate of discount minus present value of cash outflow present value of cash inflow lower rate of discount minus present value of cash outflow higher rate of discount। ये थोड़ा इसको और साफ से लिख दीजिए। लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट प्लस present value of cash inflow लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट वाला माइनस present value of cash outflow, फिर present value of cash inflow lower rate of discount वाला माइनस present value of cash inflow higher rate of discount वाला into higher rate of discount minus lower rate of discount percentage। लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 15 और 20 में लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट 15% है, ये 15% प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा हो जाएगा, इसको हम टोटल करेंगे तो ये 1,04,163 होगा। ये 1 लाख प्लस 4163 इक्वल टू 10,41,63। ये इनका टोटल, ये इनका जो टोटल होगा ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये टोटल ये होगा 104163 104163। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? 1 लाख। ये 1 लाख डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट, यही वाला, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हायर रेट ऑफ डिस्काउंट, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट वाला ये हो गया, ये होगा कितना? इसको ऐड कर लीजिए, 16 6 प्लस 20 832 प्लस 23 148 प्लस 19288 प्लस 12057 इक्वल टू 91991 91991।
हाई रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है हमारा? हाई रेट ऑफ डिस्काउंट 20% माइनस लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 15%। ये 15%, ये डिफरेंस आया इनका 4163 और इनका डिफरेंस आ गया 104163 माइनस 91991 इक्वल टू 12172 और इनका डिफरेंस आ गया इंटू 5%। ये देखिए यूनिटरी मेथड से यही आया 5 डिवाइडेड बाई 12172, 5 डिवाइडेड बाई 12172 इंटू 4163 परसेंटेज, और इसमें ये परसेंटेज आया। ये इसमें हमें 15% तो चाहिए ही चाहिए, 15% हमने ऐड कर दिया, ये आ गया। तो ये था राजू के नाम से और ये था राम के नाम से। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 प्लस 1.71% यानी कि 16.71% IRR। तो हमने देखा कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसका 16.71% के इक्विवेलेंट आया। 16.71% IRR जो है आया। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होगा? प्रैक्टिकली इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अगर 1 लाख रुपीज़ किसी प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया और उसका फ्यूचर में फर्स्ट ईयर में 5 ईयर का प्रोजेक्ट है और फर्स्ट ईयर में उससे 20,000 मिलने हैं और सेकेंड ईयर में 30,000 और थर्ड ईयर में 40,000 और फोर्थ ईयर में भी 40,000 और फिफ्थ ईयर में 30,000 उनसे कैश इनफ्लो अगर हमें मिलने हैं, उसका रिटर्न मिलना है वापस, तो इसका मतलब कि हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16.71% यहाँ से मिल रहा है। ये 1 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया तो यहाँ से हमें रिसीव हो रहा है 16.71% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये मिल रहा है। तो जब हम ये लोगों से हम जब पैसा उठाने जाएंगे तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट का रेट जो है वो कम हो, 16.71 से कम हो, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा वो इक्वल और लेस देन IRR होना चाहिए। और इसका मतलब हमेशा ये होगा कि हम जब भी कैपिटल को रेज करेंगे यहाँ से लोगों से हम उठाएंगे तो हम 16% पर उठाएं, इंटरेस्ट पर लें, 15 पर लें, 14 पर लें, 13 पर लें, 12 पर लें, लेकिन किसी भी हाल में 16.71 से हमारा परसेंटेज जो है लोन लेने का ज़्यादा ना हो। तो अब समझ में आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्यों निकाला जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का यही एक कारण होता है कि जो हम कैपिटल पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं, हमारा जो कैपिटल का कॉस्ट होता है वो कहीं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा ना हो, वो हमेशा कम हो। तो यही था हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का मेथड। हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया, फिर हमने इंटरपोलेटेड मेथड कहिए या इसको आप फार्मूला याद कर लीजिए। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का ये फार्मूला होता है। लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लोअर रेट वाला और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो फिर डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लोअर रेट वाला, फिर माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हाई रेट ऑफ डिस्काउंट वाला, फिर इन दोनों का गैप का परसेंटेज, कितने परसेंट के गैप, मतलब कि हाई रेट ऑफ डिस्काउंट का माइनस करके लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट का परसेंटेज, फिर ये हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप फॉर्मूला को आप
ये याद करने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला है, ये आप फार्मूला को आप लिख सकते हैं। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम आपको डिस्कस कर रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताएंगे। तो हमने वीडियो को इस तरीके से बनाया था कि अगर कोई नॉन कॉमर्स या नॉन बिजनेस स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट भी अगर इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के टेक्निक को अगर समझना चाहता हो तो उसे भी आसानी से आए। तो ये नॉन कॉमर्स और नॉन बिजनेस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को व्यू में रखते हुए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी लंबी हो गई। तो खैर इसके लिए कोई बात नहीं, वीडियो लंबी ज़रूर हुई हो, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। और अगर आपका एक्यूरेट कॉन्सेप्ट जो समझ में आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा मेहनत जो है हमारा सफल हुआ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आई स्मार्ट एजुकेयर for you @gmail.com। आप हमसे इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी टॉपिक पर तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।